हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी। हम क्लास 10th फिज़िक्स का एक नया कोर्स कर रहे हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर रहे हैं। अगर आपको इस कोर्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल पे विज़िट करिए, वरना मैं आई बटन पे क्लिक करिए, उस पर आपको एक वीडियो मिलेगी, उसे देखिए, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है इस कोर्स के बारे में। तो आज हम इस कोर्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। इससे पहले मैं 2 लेक्चर और ले चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। मैंने पहले लेक्चर में चार्ज एंड करंट पढ़ाया था और दूसरे लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ाया है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखिए उन्हें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे। तो इस थर्ड लेक्चर का पहला टॉपिक है रेजिस्टेंस। तो आज हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। It is the property of a conductor by virtue of which it opposes the flow of current through it। मतलब देखिए, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है या फिर किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। मतलब एक हिंडर्ड पाथ बना देता है, मतलब एक हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है। सो बेसिकली रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिससे वो मतलब जिससे ये पता चलता है कि वो कंडक्टर की वो मटेरियल कैसा है, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मान लीजिए किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर सकता, मतलब वो पुअर कंडक्टर है। और अगर मान लीजिए किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस कम है तो मतलब उसका वो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देगा, मतलब वो गुड कंडक्टर है। सो बेसिकली रेजिस्टेंस को हम इसलिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं क्योंकि अगर ये हमें पता है तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि कंडक्टर कैसा है, मतलब मटेरियल कैसा है, एक वो गुड कंडक्टर है या फिर एक वो बैड कंडक्टर है। डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, मतलब जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। सो अपन ये समझते हैं कि इसका कारण क्या है कि किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस बहुत कम है। कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देता है, कोई नहीं कर पाता, ऐसा क्यों है। सो बेसिकली पहले मैं पढ़ देता हूँ इसका कॉज। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द कंडक्टर सच एज मेटल वायर। देखिए, हमने समझा था कि करंट तब फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। मतलब मान लीजिए कोई एक मटेरियल है, उसको अपन ने हीट प्रोवाइड करी या एनर्जी प्रोवाइड करी किसी भी उससे, तो इसमें जो एटम्स होते हैं उनकी बॉन्ड टूट जाते हैं, जिसकी वजह से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और वो सरफेस पे आ जाते हैं। ये बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आप कोई बेसिक से समझ रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो लेक्चर 1 देखिए, जिसमें मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से समझाया है। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पे आ जाते हैं तो वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करते हैं बैटरी की मदद से। तो जब भी ये मूव करते हैं तो मतलब अगर यही इन्हीं के मूवमेंट को हम कहते हैं कि चार्ज की करंट फ्लो हो रहा है। सो बेसिकली मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। सो बेसिकली करंट होता है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे चार्ज फ्लो करता है तो उसी को हम करंट कहते हैं। सो बेसिकली अब एक कंडक्टर में या फिर एक मटेरियल में एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, उसमें ऑलमोस्ट 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो बेसिकली जब ये मूव करते हैं सो ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं जिसकी वजह से इनके मूवमेंट की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। वो धीरे धीरे एक एंड से दूसरे एंड जाते हैं, मतलब एक धीरे धीरे वो उससे कंडक्टर से फ़्लो होते हैं। तो जब ये धीरे धीरे फ़्लो होते हैं तो मतलब इन्हीं के फ़्लो को हम करंट कहते हैं। तो जब यही धीरे धीरे फ़्लो होते हैं तो करंट भी स्लो डाउन हो जाता है, और करंट स्लो डाउन हो जाता है तो मतलब करंट के पाथ पे एक हिंड्रेंस आ गई, एक ऑब्स्टिकल्स आ गए, जिसे हम बेसिक लैंग्वेज में रेजिस्टेंस कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये रेजिस्टेंस और उसका कॉज समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का या किसी मटेरियल का डिपेंड करता है। तो पहला है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब बेसिकली वो लेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब जितना मटेरियल की लेंथ होगी उतना ही उसका रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए अगर हम लेंथ को चेंज करते हैं, एल से 2L कर देते हैं, मतलब हमने डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। और अगर हमने रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर मतलब हम लेंथ में n टाइम्स कितना भी बढ़ाएं कितना भी घटाएं तो रेजिस्टेंस पे सेम इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब अगर हमने लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया तो रेजिस्टेंस भी n टाइम्स हो जाएगा।
हमारा सेकंड पॉइंट है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। मतलब देखिए आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, मतलब देखिए अब उस मटेरियल का कितना एरिया है, अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम एरिया को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, और अगर हम रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। मतलब अगर हम n टाइम्स एरिया को बढ़ाएंगे तो 1/n टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब हमारा थर्ड पार्ट है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए मटेरियल कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर मान लीजिए मटेरियल इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। चलिए अगर हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को कंबाइन करें, मतलब रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम इन दोनों पॉइंट को कंबाइन करें तो एक आएगा आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो आता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये है वो। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पी टाइप जैसा, और ये रो होता है, इसको कहते हैं रो। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम होता है रो। सो ये जो रो है वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये रो मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसकी हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। सो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। अब रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर होता क्या है वो मैं अभी आपको बाद में इसी लेक्चर के एंड में बताऊंगा। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हम रो कहते हैं। रो बेसिकली एक मटेरियल की प्रॉपर्टी बताता है, और इसकी वैल्यू अलग अलग मटेरियल की अलग अलग वैल्यू होती है। सो एक ये फार्मूला है आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। सो अपन को ये फार्मूला याद करना है, इससे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी कंडक्टर का। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ का पहले स्टेटमेंट देखते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अगर कोई कंडक्टर है, उस पर अपन ने कोई V वोल्ट की बैटरी लगाई, तो उस कंडक्टर के जो 2 पॉइंट्स हैं, मतलब एंड पॉइंट्स हैं जो, तो उनके जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट को दूसरे, मतलब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, मतलब पहले पॉइंट पे कुछ और होगा, दूसरे पॉइंट पे कुछ और होगा, तो जो डिफरेंस आया इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। तो बेसिकली हम जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई बैटरी लगाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है तो जो उसके कंडक्टर के एंड पॉइंट्स होते हैं उनमें पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और यही पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के, कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब देखिए जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल का गैप होगा, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल का गैप होगा तो उतना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा। क्योंकि चार्ज कैसे फ्लो करता है, हमने पढ़ा है पहली वीडियो में कि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जितना ज़्यादा गैप होगा तो उतना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, चार्ज के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, चार्ज के फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली ओम्स लॉ यही कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज़्यादा पोटेंशियल का गैप होगा किसी भी कंडक्टर के एंड्स पे, तो उससे उतना ही चार्ज फ्लो होगा। अब चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। पर ये कब होगा, इसकी कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशन सच एस टेम्परेचर हुआ, डेंसिटी हुई, मतलब कि उस कंडक्टर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सो उस कंडक्टर की जो फिजिकल कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर हुआ, डेंसिटी हुई, ये कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली हमें ओम्स लॉ समझ में आ गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए करंट के। पर कब, जब टेम्परेचर हुआ, डेंसिटी हुई, मतलब फिजिकल कंडीशंस हुई किसकी, कंडक्टर की या मटेरियल की, वो कांस्टेंट होने चाहिए। अब जैसे कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे V इक्वल टू आर आई हो गया, मतलब जो R है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ये R वही R है जो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली ये जो R है वो उस कंडक्टर के, जिस कंडक्टर पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस बताता है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, ये V इज इक्वल्स टू आर आई।
देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया वेयर आर इज़ द कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है और ये गिवन टेम्परेचर पे, मतलब ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है जो, तो ये आर है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये जो आर है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर चेंज करने पे आर की वैल्यू चेंज होती है। सो इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सो ये जो आर है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। चलिए दोस्तों अब यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। देखिए हमने पढ़ा है V इक्वल टू आर आई। तो देखिए अगर हमने रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो हमें रेजिस्टेंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सो बेसिकली यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस भी पूछी जाती है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है ओम। इसको हम इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जैसे कि अपन ने फॉर्मूला पढ़ा V इज इक्वल्स टू आई आर, तो हम अगर आर को सब्जेक्ट बनाए तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, ये रहा। तो देखिए अगर हमें यूनिट निकालना है तो V क्या होता है, वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल। तो V की क्या यूनिट होती है, मैंने क्या बताई थी आपको, वोल्ट होती है। और I मतलब करंट, तो करंट की होती है एम्पियर। तो ये जो सॉल्व होने पे क्या आएगा, वोल्ट पर एम्पियर, V अपॉन ए। तो वोल्ट पर एम्पियर ना कह के हम इसको क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इसको ड्राइव किया है उनने अपने ही नाम पे इसको दे दिया है। सो बेसिकली हम इसे वोल्ट पर एम्पियर नहीं कहते हैं, हम इसे कहते हैं ओम। सो बेसिकली रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, और इसको इस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 ओम। तो देखिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा V इज इक्वल्स टू आई आर। सो अगर हम R को सब्जेक्ट बनाएं तो R इक्वल टू होता है V अपॉन आई, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, R इक्वल टू वी आई। अगर हम V को 1 कर दें और हम I को भी 1 कर दें, मतलब दोनों चीज़ अगर 1 1 है, तो ये पूरा सॉल्व होने पे 1 अपॉन 1 1, तो मतलब R की वैल्यू क्या आएगी, 1 ओम नहीं आएगी, 1 ओम। सो बेसिकली हमें 1 ओम को ही तो डिफाइन करना है। सो देखिए 1 ओम क्या होता है, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर। मतलब देखिए हमने करंट को कितना रख दिया, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब किसी भी बॉडी के एक एंड से दूसरे एंड तक, हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। मतलब जब हम करंट को 1 एम्पियर रख दें और पोटेंशियल डिफरेंस को उस कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट रख दें, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1 ओम। देखिए 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, या 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 वोल्ट पर एम्पियर, तो 1 ओम आ गया। सो ये होता है 1 ओम। जब भी हम करंट को 1 रख दें और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कर दें, तो जो रेजिस्टेंस आएगा कंडक्टर का वो आएगा 1 ओम। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफ ऑफ वी आई गिव्स रेजिस्टेंस। देखिए हमने V पढ़ लिया, हमने I पढ़ लिया, हमने R पढ़ लिया। अगर हम V और I का ग्राफ खींचें, हम V को लेंगे Y एक्सिस पे और I को लेंगे X एक्सिस पे, तो ये ग्राफ बनेगा जो, ये फिक्स ग्राफ होता है। ये अगर हम किसी भी मटेरियल पे एक्सपेरिमेंट करें ये सेम ग्राफ आता है। तो ये ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप होता है, स्लोप मतलब थीटा एंगल, कितने एंगल पे मैं भी आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। तो उसका स्लोप हमेशा देता है हमें रेजिस्टेंस। सो हमें बेसिकली इससे रिलेटेड 2 ही बातें याद रखना है कि ग्राफ ऑफ बी आई गिव्स रेजिस्टेंस, मतलब उसका स्लोप है जो वो रेजिस्टेंस देता है, और ये एक स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ। देखिए ये है ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। हमने पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस पे लिया क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिपेंड करता है एक्स एक्सिस की वैल्यू पे। देखिए दोस्तों ये है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ। हमने करंट को एक्स एक्सिस पे इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अपने आप मिलती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट पे डिपेंड करता है। अगर हम करंट को चेंज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। सो ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन आता है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो स्लोप है, मतलब ये कितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, थीटा एंगल का। सो बेसिकली जो स्लोप आता है वो स्लोप हमें देता है रेजिस्टेंस। सो बेसिकली देखिए स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। सो बेसिकली हमें 2 ही बातें याद रखना है कि इसका
जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है और इसका स्लोप हमेशा हमें रेजिस्टेंस देता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंक्लूजन फ्रॉम ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ हमने पढ़ लिया कि V = IR होता है, पर अगर हम उससे ऐसे क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स हैं जो हम देख सकते हैं। तो देखिए करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो उसका स्टेटमेंट ही है किसका, उसका ओम्स लॉ का, कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा एंड पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, पोटेंशियल का गैप रहेगा, उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। क्योंकि अगर पोटेंशियल का गैप रहेगा तो डिफरेंस ज़्यादा होगा। जब डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करेगा, और चार्ज मूव को ही हम कहते हैं करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट है हमारा व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस केप्स कांस्टेंट, मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज नहीं करें टाइम के साथ, तो जो करंट होगा, जो मतलब आई होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, रेजिस्टेंस के। मतलब अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, और अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो जो करंट है वो बढ़ जाएगा। ये देखिए इससे हमें प्रैक्टिकल मीनिंग पता चल गया कि किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें करंट कम फ्लो होगा, और अगर किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस कम है तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। सो बेसिकली हमें ओम्स लॉ से 2 पॉइंट समझ में आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, देखिए ओम्स लॉ से रिलेटेड है। तो देखिए ओमिक कंडक्टर्स दोज मटेरियल्स विच फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। सो ये तो बेसिक डेफिनेशन है कि वो मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करें उसे हम ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, दोज मटेरियल्स विच डज नॉट फॉलो, जो फॉलो नहीं करते उन्हें हम नॉन ओमिक कहते हैं। सो हमें समझ में आ गया कि ओमिक क्या होते हैं, नॉन ओमिक क्या होते हैं। ओमिक मतलब जो फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को, और नॉन ओमिक वो जो जो फॉलो नहीं करते। अब चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर कोई टाइप ऑफ मटेरियल नहीं है, ये कोई टाइप नहीं है, ये एक स्टेट है। जैसे देखिए हमने पढ़ा था कि वाटर है वो 3 स्टेट में आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सुपर कंडक्टर कोई मटेरियल नहीं है, कोई टाइप ऑफ मटेरियल नहीं है, ये बेसिकली एक कंडीशन है, एक स्टेट है जो मटेरियल अटेन कर लेता है। देखिए किसी भी, पहले आप समझने की कोशिश करिए, किसी भी कंडक्टर का या किसी भी मटेरियल का ज़ीरो रेजिस्टेंस नहीं होता, आइडियली नहीं होता, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कभी नहीं होता। पर अगर हम एक कंडीशन ऐसी अगर क्रिएट कर दें कि जिसमें हम मटेरियल का ज़ीरो रेजिस्टेंस कर दें, तो देखिए मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को कम करते जाएँ वेरी लो कर दें, तो जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो तक पहुंचने लगेगा, नियर अबाउट हो जाएगा उसके। सो जो रेजिस्टेंस है वो नियर अबाउट हो जाएगा ज़ीरो के। तो देखिए अगर हमने टेम्परेचर लो कर दिया तो रेजिस्टेंस कैसा होने लगा, ज़ीरो तक पहुंचने लगा। पर प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए तो वो सब्सटेंस की जो कंडीशन होगी उस समय, जब उसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा और टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, तो उस जो कंडीशन है, जो स्टेट है, तो उस कंडक्टर को फिर कंडक्टर नहीं कहते, फिर उसे सुपर कंडक्टर कहते हैं, या फिर मतलब उस मटेरियल को कहने लगते हैं सुपर कंडक्टर। मतलब क्योंकि जब रेजिस्टेंस नहीं है बिल्कुल भी, तो करंट जितना बैटरी से जाएगा तो पूरा फ्लो होगा। सो इसी को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं मरकरी एंड नायोबियम। सो दोस्तों अब हम अगली वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। प्लीज़, अगर मैं होप करता हूँ आपको सारा जो मैंने समझाया वो आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आप सबने एंड तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू।